डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूं बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के हिंदी कहानियां के अंतर्गत इकाई 7 पंचलैट का भाग 2 लेकर। विद्यार्थी मित्रों, इसके भाग 1 में हमने लेखक परिचय के जीवन परिचय और कृतित्व परिचय पर बातचीत की थी। जीवन परिचय में मैं संक्षिप्त रूप से यहां बता दे रहा हूं, क्योंकि भाग 1 में विस्तार से जीवन परिचय और कृतित्व परिचय और कहानी की जो कथा वस्तु है उस पर बातचीत की गई थी। लेकिन यहां इस भाग को 2 को 1 से जोड़ने के लिए कि आप समझ सकें, वो तारतम्य बना रहे, इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता दे रहा हूं। रेणु जी जो है और आही हिंगना गांव में इनका जन्म हुआ था। चूंकि पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, इसलिए इनका भी जीवन जो बचपन जो रहा है वह उसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। इसलिए इनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक चेतना के प्रति जो जागृत होता जीवन है उसके प्रति इनके अंदर भाव पैदा होते हैं। रेणु जी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैट्रिक परीक्षा नेपाल के विराटनगर स्थित आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार के साथ रहकर उत्तीर्ण किया है। आप 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। आपके उपन्यास परती पर कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे और पलटू बाबू रोड काफी प्रसिद्ध हैं। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर और अच्छे आदमी यह कहानी संग्रह हैं। ठुमरी कहानी संग्रह की तीसरी कहानी पंचलैट का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। रिपोर्टाज, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत पूर्व आपके महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं। ऋण जल धन जल में आपने बिहार की जो भीषण जल प्रलय हुआ था और उसके बाद जो सूखा पड़ा था उसका अद्भुत उल्लेख किया है। चूंकि आप उसके उस समय वहां उपस्थित थे, इसलिए जो जीवंतता आ पाई है वह अद्भुत है। आपको ऋण जल धन जल अवश्य पढ़ना चाहिए। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम पर तीसरी कसम जैसी कालजयी फिल्म बनी है, जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हुई। पद्मश्री से आप सम्मानित हैं। पंचलैट कहानी का जो कथासार है, जो कथा वस्तु है, वह ग्रामीण जीवन के जो विडंबनाएं हैं, जो ऊंच नीच है, जो आपसी कलह है, उसकी कहानी कहती है और सीधे साधे लहजों में कहने के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। जो सत्य है उसको सामने प्रस्तुत करती है, बिना किसी लबोलुआब के, बिना किसी लाग लपेट के। अब हम बात करते हैं पंचलैट फणीश्वरनाथ रेणु के इस इकाई के भाग 2 में। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी कहानी की समीक्षा करने के लिए मुख्यतः 6 बिंदु होते हैं: कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। यही वो 6 बिंदु हैं जिनकी कसौटी पर कसकर किसी भी कहानी या उपन्यास की समीक्षा की जाती है। विद्यार्थी मित्रों,
मैंने अक्सर देखा है आपकी कापियों को चेक करने के दौरान कि आप जब प्रश्न पूछा जाता है किसी कहानी और उपन्यास की समीक्षा के लिए, तो आप इन 6 बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन 6 बिंदुओं को तो आपको याद ही कर लेना चाहिए और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे तरीके से किसी भी कहानी का, उपन्यास का समीक्षा कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यह 6 बिंदु यहां जो मैं दिया हूं, उसको जरूर पढ़ें और याद कर लें। कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथावस्तु की बात करें तो भाग 1 में मैंने कथावस्तु पर विस्तार से बातचीत की थी। संक्षेप में यहां पे बताऊं तो किसी भी कहानी का जो प्राण तत्व होता है, वह कथावस्तु ही होती है। कथावस्तु में घटनाओं का परस्पर संबंध होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अभी यहां की बात कर रहे हैं और अभी कहीं और की बात करने लगे। गांव से शहर पहुंच जाएं, शहर से गांव आ जाएं और यह आवाजाही लगाए रखें। समानता होनी चाहिए, संबंध उनका बना रहना चाहिए, जैसे इस कहानी में हुआ है। चूंकि अभी हम पंचलैट कहानी की ही बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य कहानियों में क्या है उस पर नहीं जाएंगे। हम केवल पंचलैट कहानी की कथावस्तु पर बातचीत करेंगे। पंचलैट कहानी में पेट्रोमैक्स का खरीदा जाना, पूजा पाठ कीर्तन से उद्घाटन, पेट्रोमैक्स जलाने की समस्या, टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज, पंचों का निर्णय, गोधन द्वारा पंचलैट जलाना, पंचों द्वारा गोधन को माफ करना, यह सब परस्पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब कहानी आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आप पढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि आपको रस मिलता जाएगा। पेट्रोमैक्स खरीद के आया है तो आया है जलाए जाने के लिए। अब उसको जलाए कौन? वो कहते हैं ना कि कहावत है, गाय तो खरीद लिए, दूहे कौन? तो खरीद लेने में ही बहादुरी नहीं है। अब उसको जलाया कैसे जाए? अब यह समस्या जो है, यह समस्या गोधन और मुनरी के प्रेम से को भी उसी में चित्रित करती है। थोड़ी सी बात अगर फिल्म की करूं तो जो पंचलाइट फिल्म है, वह पेट्रोमैक्स की कथा से हटकर गोधन और मुनरी के प्रेम पर चली गई है। जो मैं समझता हूं वह थोड़ा उसकी विफलता है। यहां पेट्रोमैक्स के माध्यम से, पंचलैट के माध्यम से हल्के फुल्के अंदाज में उस प्रेम को चित्रित किया गया है। चूंकि फिल्म है, फिल्म की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं या कुछ उनका अलग फिल्मांकन होता है, इसके लिए वहां प्रेम उन्होंने ज्यादा दिखा दिया है और पंचलैट मैं समझता हूं कि कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन जब आप कहानी पढ़ेंगे और फिल्म देखेंगे तो आप भी अपनी आकलन कर सकते हैं। कथावस्तु के बाद पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें तो प्रमुख पात्र सरदार और गोधन और मुनरी हैं। गौड़ पात्र में गुनरी, काकी और कनेली आदि आते हैं। पंचलैट कहानी में टोली का सरदार जाति गौरव को सर्वोपरि मानने वाला व्यक्ति है, जो अपनी जाति की बेइज्जती कदापि सहन नहीं कर सकता। गोधन समझदार किंतु अल्हड़ स्वभाव का युवक है, जिसे परवाह ही नहीं है कि पंच उसे बाहर कर दी है या पंच उसे अंदर ले ली है।
वह अपने जीवन में, अपने अल्हड़पन में मस्त है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि पंच का क्या निर्णय है और क्या निर्णय नहीं है। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता कि स्पिरिट की जगह गरी का प्रयोग करना और पंचलाइट जला देना, पंच की इज्जत जो है उसे बचा लेना, उसके जो सजीव चित्रण हुआ है वह यहां उसके चित्रण से हम यह कह सकते हैं कि पात्र और चरित्र चित्रण जो है वह ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। संवाद योजना की बात करें तो पंचलैट कहानी की संवाद योजना अत्यंत सजीव, स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। रेणु जी ने ग्रामीण बोलचाल की भाषा में ऐसे संवाद रचे हैं जो कथा को गति देते हैं और वातावरण को जीवंत बना देते हैं। जैसे जब वह लोग पेट्रोमैक्स खरीद के आ रहे हैं तो कोई कूट करता है किसी अन्य टोली का कि कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो, यानी कि आप यह लालटेन कितने में खरीदे, और वह खरीदे क्या है? पंचलाइट। पंचलाइट की तुलना वह लालटेन से करते हैं। ये जो चुटकी लेने का जो यहां पे संवाद आया है, इसी तरह के बहुत सारे संवाद आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आए हैं। तो संवाद योजना के हिसाब से भी अगर हम समीक्षा करें तो कहानी जो बिहार के जो गांव की है और उसी जो लोग बातचीत करते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जिस शैली का प्रयोग करते हैं, जिस वाक्य की प्रयोग करते हैं, उस रूप में हम देखें तो संवाद योजना भी खूब ठीक बैठती है। जो अभी मैंने जिक्र किया कि गाय तो खरीद लिए, दुहेगा कौन, यह भी इसी कहानी का ही है। देश काल और वातावरण की बात करें तो विद्यार्थी मित्रों, साहित्यिक कृतियों में पात्र भी किसी निश्चित समय और स्थान के दायरे में ही जीते हैं, जिसे देश काल कहा जाता है। जब लेखक देश काल का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता, तब आंतरिक एवं बाह्य संकेतों के आधार पर पात्रों के समय और स्थान का निर्धारण किया जाता है। कहानी के काल का संकेत एक वाक्य से मिलता है। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। इससे यह संकेत मिलता है कि यह कहानी स्वतंत्रता के बाद का है। यह कहानी रेणु जी के ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। अतः इसका समय 20वीं सदी के 5वें दशक का माना जा सकता है। उस वक्त के जो देश काल है, जो वहां का वातावरण है, वह जैसा है वैसा ही इस कहानी में आया है। इस लिहाज से देश काल और वातावरण भी उपयुक्त जो है। इसमें एक बात और बता दूं कि यह उस देश काल वातावरण के समय की बात है जब बिजली का अभाव है। पेट्रोमैक्स का प्रयोग तभी किया जाता है जब घर घर तक बिजली पहुंच गई तो पेट्रोमैक्स बंद हो गए, लालटेन बंद हो गई। अब हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तब हमें कहानी में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त का देश काल और वातावरण वैसा नहीं है। यह आज का मिलेगा, आज की कहानियों में सौर ऊर्जा का जिक्र मिलेगा, क्योंकि आज के जो वातावरण है, जो देश काल है, वह आज के हिसाब से रहेगा। इस बात को भी आप समझिएगा। भाषा शैली की बात करें तो पंचलाइट कहानी की भाषा शैली सरल, सुबोध, सरस और प्रभावपूर्ण है। रेणु जी ने इसमें प्रवाहमयी आंचलिक भाषा का सशक्त प्रयोग किया है, जिससे कथा में स्वाभाविकता और रोचकता आती है। कहानी को जीवंत बनाने के लिए पानी फिरना, हुक्का पानी बंद होना,
दिल का मैल दूर होना, आंखों आंखों में बात होना, कान में बात डालना जैसे सुंदर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। साथ ही माई रे, गाय तो लूं तो दूहे कौन जैसी कहावतें भाषा को लोक जीवन से भी जोड़ती हैं। पूरी कहानी को पढ़ने के बाद जब आप भाषा शैली की समीक्षा करेंगे तो यह पाएंगे कि भाषा शैली के आधार पर भी जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह उचित है। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कहानी का उद्देश्य, कि वह कहानी जो लिखी गई है उसके पीछे के निहितार्थ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, कोई कहानी क्यों लिखी गई, यह हमें उस कहानी के उद्देश्य से पता चलता है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बार बार कहूंगा कि इन बिंदुओं के आधार पर जब समीक्षा करें तो उद्देश्य विशेष रूप से चिन्हित करें, क्योंकि उद्देश्य कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप सारे पांचों बिंदुओं का उल्लेख करेंगे और उद्देश्य पे नहीं लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए उद्देश्य जरूर लिखिएगा। पंचलैट कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज की मानसिकता और उसकी विसंगतियों को उजागर करना है। रेणु जी दिखाते हैं कि आवश्यकता और बुद्धि के सामने जातिगत अहंकार, सामाजिक निषेध और पंचायत की कठोरता भी टूट जाती है। गोधन द्वारा पंचलैट जला देना यह सिद्ध करता है कि योग्यता और कर्म जन्म से बड़ी होती है। कहानी जाति आधारित ईर्ष्या द्वेष पर करारा प्रहार करती है और मानवीयता, विवेक तथा सामाजिक सुधार की बात करती है। मैं समझता हूं पंचलैट कहानी का सबसे सशक्त और सार्थक उद्देश्य है जिसमें कहानी पूर्णतः सफल सिद्ध हुई है। विद्यार्थी मित्रों, कहानी पढ़िए, यह वीडियो देखिए, पंचलैट फिल्म देखिए और फिर इसकी समीक्षा करने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। मिलते हैं अगले भाग में अगली इकाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः